हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास आप सभी की परीक्षाओं में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर हम बात करें वनडे एग्ज़ाम की, जो सिविल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ लगभग 10 से 12 नंबर की एंशिएंट हिस्ट्री पूछ ली जाती है। तो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास शुरुआत से शुरू करेंगे और लास्ट तक मैराथन सेशन के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को ऐसी वीडियो लगातार अब मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर और आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इन सभी सेशन से। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो जिस समय मनुष्य यायावरी हुआ करता था, इधर उधर घुमंतू हुआ करता था, पत्थरों के माध्यम से शिकार करता था और जो है पत्थर ही उसके जीवन का मुख्य आधार हुआ करते थे, इसलिए इस समय को प्रागैतिहासिक यानी कि पत्थरों का काल कहा जाता है। और इसे हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। तो यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम आप सभी के साथ उन्हें डिस्कस करते हैं। स्टोन एज भी इसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पाषाण युग। तो सबसे पहले देखेंगे पुरापाषाण काल। अगर आपसे इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है 5 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी के बीच के समय को पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इसी समय मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। तो आपसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि आग का आविष्कार मनुष्य ने कब किया, तो आपको आंसर करना होता है कि पुरापाषाण काल के समय मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा औजार यूज़ किया था? तो सबसे पहले हैंड एक्स का प्रयोग किया था मनुष्य ने, और इसे आपको ध्यान रखना है। इस काल में मनुष्य आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि शिकारी हुआ करता था। जो मनुष्य होता था वो शिकारी हुआ करता था। आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ के अगर अवशेष की बात की जाए, जैसे आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुरापाषाण काल है उस समय के अवशेष आपको कहाँ से मिले हैं, तो इनके जो अवशेष हैं बेलन घाटी यानी कि बेलन रिवर वैली से मिले हैं, सोहन रिवर वैली से मिले हैं और नर्मदा रिवर वैली, इन तीनों जगह से पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। बेलन रिवर वैली से, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली से इसके अवशेष मिले हुए हैं। हिंदी में बात करें, बेलन घाटी को बेलन घाटी कहते हैं, सोहन घाटी और नर्मदा घाटी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे, तो इस काल में गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। जैसे आप सभी जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं। आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि जो भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ पर हैं, तो आपको आंसर करना है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो गुफा चित्रकारी कहाँ से मिली है? भीमबेटका की गुफाओं से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पुरापाषाण काल से जुड़े हुए। अब हम इसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल, क्योंकि मध्य पाषाण काल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। यहाँ से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो अगर आपसे टाइम पीरियड की बात की जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक एज। तो यानी कि जो मध्य पाषाण काल है ये 800 बीसी से लेकर के 400 बीसी के बीच के समय को मध्य पाषाण काल कहा गया था। इस काल में जो हथियार है उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता चला गया, जिनको माइक्रोलिथ्स बोला गया। माइक्रोलिथ का मतलब होता है जो हथियार होते हैं उनका छोटा होना। जैसे पुरापाषाण काल की अगर बात की जाए तो उस समय जो हथियार हुआ करते थे वो हथियार काफ़ी बड़े होते थे, बेडौल हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, मनुष्य में सभ्यता का विकास होता गया, तो मनुष्य ने अपने हथियारों को छोटा किया और उनको शार्प बनाने की कोशिश की, जिससे उन्हें शिकार करने में काफ़ी आसानी हो। तो उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। इसके जो एविडेंस की अगर हम बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं, बागा और राजस्थान से मिले हैं, और सराय नहर, आपसे कई बार पूछा गया है कि सराय नहर कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है सराय नहर। यहाँ से भी बहुत से साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों के,
या मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो चलते हैं अब हम नियोलिथिक एज, जिसे बोलते हैं नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है, इस समय मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे जैसे मनुष्य पहले यायावरी होता था, इधर उधर घुमंतू होता था, तो उसके बाद क्या होता है, आग की आविष्कार होती है। आग के आविष्कार के बाद मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। तो जानवरों को एक जगह पालने में धीरे धीरे मनुष्य के अंदर स्थायित्व आता गया। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, नवपाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत जब मनुष्य कुछ चीज़ खाने के बाद अगर फेंक देता था, तो थोड़े दिन बाद उसने देखा कि यहाँ पर एक नया पौधा निकल कर आ जाता है। मनुष्य के अंदर धीरे धीरे सेंस डेवलप होती गई, और फिर मनुष्य ने देखा कि जब पौधा निकल आता है तो उसने धीरे धीरे कृषि करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसके अंदर पूरी तरह से स्थायित्व आने लगा। इसी तरह धीरे धीरे मनुष्य इकट्ठे रहने लगते हैं, फिर धीरे धीरे समाज की अवधारणा का जन्म होता है, और धीरे धीरे समाज विकसित होता है। तो ये एक क्रम होता है। अगर हम बात करें नवपाषाणकालीन की सबसे पहली जो साइट है, तो बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे नवीनतम कौन से साक्ष्य हैं जहां से एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, तो संत कबीर नगर लहुरा देव से सबसे नवीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यदि आपको मेहरगढ़ ऑप्शन में मिलता है, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कोलडीवा इलाहाबाद में है, यहाँ से भी चावल के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, और इसको आपको याद रखना है। और बुरजहोम से मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हुए हैं। तो ये आपकी तीनों एज थे। आप सभी के साथ हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल डिस्कस कर लिया है। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप यहाँ से आराम से कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जहाँ के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी हम उन्हें पढ़ने में असमर्थ हैं। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लिखित साक्ष्य तो मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें उन्हें हम पढ़ने में असमर्थ हैं। तो ऐसे इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी काफ़ी अच्छे से समझते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 BC से लेकर के 1750 BC या फिर 1700 BC के बीच के समय को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कई मत आए, जैसे बाढ़ की वजह से या फिर सूखे की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। उसके बाद फिर हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो फॉसिल्स हैं यानी कि अवशेष हैं उनको इकट्ठा करना शुरू किया था। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन म्यूजियम, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। लॉर्ड कर्जन के समय में आर्कोलॉजी की स्थापना की जाती है और 1905 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन म्यूजियम भी कोलकाता में स्थित है। अब हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में। जब सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। जब हड़प्पा की खुदाई होना स्टार्ट होती है, तो उस समय जो चेयरमैन थे उनका नाम था जॉन मार्शल। ये भी आपसे कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की जाती है। और कौन था उस समय खुदाई करने वाला, दयाराम साहनी, 1921 में।
और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाती है और उस समय कौन थे? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की जाती है। इससे मिलकर के बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इसे काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, जो चार्ट में आपको दिखाया गया है। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, आपसे कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, आपको बताना होता है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। लगभग 13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ऐसे बात की जाए ईस्ट की तरफ, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये भी आपसे कई बार पूछी गई है। तो ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें तो चिनाब रिवर के किनारे मालदा जम्मू कश्मीर में स्थित था और दैमाबाद यहाँ पर था। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर था आलमगीरपुर से लेकर के जो दास्क रिवर के किनारे सुरकोटता है। सुरकोटता ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पर है सुरकोटता से लेकर के आलमगीर तक फैली हुई थी और यहाँ पर मालदा से लेकर के दैमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई थी। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैप में देख सकते हैं इसका आकार कैसा था। यहाँ पर आप देखेंगे ये है आलमगीरपुर, हिंडन रिवर के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। चिनाब रिवर के किनारे मालदा स्थित है और सुरकोटता दास्क नदी के किनारे स्थित है और दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का टोटल विस्तार। और अगर हम शेप की बात करें, टोटल आप शेप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुजाकार शेप था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपने देखा होगा बाकी सभी सभ्यताएं सबसे पहले ग्रामीण थी, उसके बाद धीरे धीरे शहरी सभ्यता की ओर बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो जो हमारी एंसेंट हिस्ट्री है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान रखना इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी इसकी नगर नियोजन प्रणाली और जल निकास प्रणाली। वर्तमान समय में हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, नगर नियोजन प्रणाली हो, रोडें हमारी अच्छी हों। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत वेल प्लान्ड सिटी हुआ करती थी, यानी कि नगर नियोजन बहुत अच्छा था, इनके जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। इस सभ्यता के जो लोग थे वो टिन में तांबे में टिन मिला करके कांसे का निर्माण कर लेते थे। तो ये भी प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है। ये तीनों प्रश्न आपके यहाँ आए हुए हैं, आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से याद रखना है। आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी थी, तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाना आता था, यानी कि यहाँ का जो इंजीनियरिंग था काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो ये थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपसे परीक्षाओं में कई बार ऐसा पूछा गया है कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब हुई और ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है और इसके इन्वेंटर कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो इसी के लिए हमने एक टेबल बना करके रखी है। इस टेबल को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित थी, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी खोज की गई थी 1921 में की गई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये कहाँ पर स्थित था, पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में 1921 में। और ये भी याद रखना है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। आपको सभी नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है और 1922 में इसकी खोज की गई थी और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आप देखेंगे सुरकोटता, ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और 1927 में इसकी खोज की गई थी और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। यदि आप चाहें तो इसका इन्वेंटर याद रख सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला हम देखेंगे चंदहुदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और 1931 में इसकी खोज की गई थी और ये इंडस नदी के किनारे स्थित है और MG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें रोपण की, रोपण गुजरात में स्थित है
और 1953 में इसकी खोज की गई थी और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सुरकोटता दास्क नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो इंडस नदी के किनारे है। और जो रंगपुर है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नदियों के नाम आपको जरूर याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और 1953 में इसकी खोज की गई थी। अगर बात करें रोपड़ की तो रोपड़ 1953 में इसकी खोज की गई थी और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें लोथल, ये गुजरात में स्थित है। आपसे कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि लोथल किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात स्टेट में है और 1955 में इसकी खोज की गई थी और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और SR राव ने इसकी खोज की थी। इसका आपको सब कुछ याद रखना है क्योंकि लोथल लगातार न्यूज़ में था, इससे प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। 1955 में भोगवा नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी और SR राव ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे है, तो इसको याद रखना है। अगर हम बात करें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर अभी इससे पहले हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। 1958 में इसकी खोज की गई थी और हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। VD शर्मा ने इसकी खोज की थी। जो लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे काफ़ी अच्छे से याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बनावली की। बनावली हरियाणा में स्थित है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973 में। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है और 1990 में इसकी खोज की गई थी। ये भी भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है और जो है ये 1990 में इसकी खोज की गई थी और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। तो होप करते हैं आपने यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार आप ध्यान से अच्छे से इसे देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। डिटेल में एक एक सभ्यताओं को डिस्कस करेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें सर्वाधिक स्थल अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ से खोजे गए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है आपको यहीं पर मिल जाएगी। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? 12 कक्षों का अन्नागार। यहाँ पर एक अन्नागार मिला है जिसमें टोटल 12 कक्ष थे। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ हुआ करती थी। आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहली फसल कौन सी थी तो आपको आंसर करना है जौ। सबसे पहली फसल थी जौ। यहाँ पर एक R37 जिसे बोलते हैं कि एक कब्रिस्तान था। अगर आपसे पूछा जाए R37 क्या था तो ये एक कब्रिस्तान था और ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से खोजा गया था। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी, यानी कि शवों को यहाँ पर दफनाया जाता था। यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला हुआ है जिसे कहा गया है उर्वरता की देवी माना गया है और शंख का बना हुआ बैल मिला है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या क्या मिला है, तो एक अन्नागार मिला है 12 कक्षों का, है ना, और यहाँ से R37 मिला हुआ है जिसे जो एक समाधि है, यानी कि यहाँ से बहुत सारे 100 मिले हुए हैं 37। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 100 दफनाए जाते थे और यहाँ से एक मूर्ति मिली हुई है, एक बैल मिला हुआ है, यानी शंख का बना हुआ एक बैल मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो शहर के बारे में डिटेल में। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी जो इमारत थी विशाल अन्नागार, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत थी स्नानागार। तो स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से, जिसे एक प्रसिद्ध इमारत कहा गया था। नटराज की मूर्ति मिली है जिसे माना जाता है कि ये भगवान शिव की मूर्ति है। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नटराज की मूर्ति मिली है। सबसे पुराना नृत्य कला यानी शिव तांडव करती हुई मूर्ति मिली है। तो शिव तांडव करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति मिली है और एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला हुआ है। तो स्वास्तिक का चिन्ह अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नृत्य करती हुई बालिका, कांसे की बनी हुई एक मूर्ति मिली हुई है जिसमें नृत्य करती हुई बालिका दिखाई जाती है। ये प्रश्न पिछले SSC सीरियल और SSC के विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है।
प्रत्येक मकान में एक कुएं का भी साक्ष्य मिला है। जितने भी मकान हुआ करते थे वहाँ से कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और एक सार्वजनिक कुएं का भी साक्ष्य मिला है जहाँ पर जो सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे उनके साक्ष्य मिले हुए हैं। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य भी मिला हुआ है मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। तो ध्यान रखना है आपको इन सभी पॉइंटों को। और एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। एक श्रृंगार बॉक्स कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अब हम देखेंगे चंदहुदड़ो के बारे में। चंदहुदड़ो काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें अगर हम चंदहुदड़ो की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है चंदहुदड़ो एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। चंदहुदड़ो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वहाँ पर सभी सभ्यताएं कैसी, जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो सब शहरी थे, लेकिन जो चंदहुदड़ो था वो एकमात्र ग्रामीण सभ्यता होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हुई हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यहाँ से कैसी मोहरें मिली हैं? बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का भी चित्र मिला हुआ है यहाँ से। चूड़ी एवं लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से, और एक हाथी दांत मिला हुआ है। यानी कि यहाँ से क्या क्या मिला है? ये ग्रामीण सभ्यता थी। गोल ईंटें मिली हुई हैं यहाँ से, बेलनाकार मोहर मिली हुई है, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता दिखाया गया है, और लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, और चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं चंदहुदड़ो से, और एक हाथी दांत मिला हुआ है चंदहुदड़ो से। तो ये सभी चीज़ें चंदहुदड़ो से मिली हुई हैं। आप सभी यदि वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप सभी हमें अभी कमेंट करके बताइए कि चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। अब हम देखेंगे लोथल के बारे में। लोथल भी आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और लोथल से प्रश्न भी आए हुए हैं। तो इस सभ्यता का जो बंदरगाह था, यानी कि इस सभ्यता में एक बंदरगाह मिला है, यानी लोथल से एक बंदरगाह मिला है, और ये माना जाता है कि ये एक वाणिज्यिक राजधानी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ से व्यापार हुआ करता था रोमन एम्पायर के साथ, या फिर रोमन से, है ना, रोमन सभ्यता के साथ यहाँ से व्यापार हुआ करता था। और यहाँ से फारस की मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर व्यापार भी हुआ करता था। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। अगर आपसे कई बार पूछा गया है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं, तो आपको आंसर करना है लोथल से। चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। मम्मी क्या होता है? जो लाश होती है, मरने के बाद आदमी को अंदर एक लेप लगा करके रख दिया जाता है, उसे बोलते हैं मम्मी। तो यानी कि मम्मी का लेप लगा करके जो है एक साक्ष्य यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी की दो प्रशासनिक राजधानियाँ, जिन्हें जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानियाँ, या फिर इन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। तो इस तरह से ये सभी हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, जिन्हें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। यदि यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेक्चर रिकॉर्ड करके आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करें तो यहाँ से 16 मूल चिन्ह मिले हैं। हालांकि अभी यहाँ की लिपि जो है उसे हम लोग डिकोड करने में असमर्थ हैं, लेकिन टोटल 16 मूल चिन्ह मिले हैं। इसको बोलते हैं भावचित्रात्मक लिपि, या फिर आपको अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बुस्ट्रोफेदन शैली के थ्रू लिखा गया है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आपको आंसर करना है बुस्ट्रोफेदन लिपि। इसको क्या किया जाता था? राइट साइड से लिखना शुरू करते थे, लेफ़्ट तक जाते थे। यानी कि अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ये होती है बुस्ट्रोफेदन शैली। लगभग 1750 ईस्वी में इस सभ्यता का अंत सबसे सर्वमान्य कारण था बाढ़। सबसे सर्वमान्य कारण जो था बाढ़ था, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे, क्योंकि ये पंचनद के बीच में स्थित थी, 5 नदियों के बीच के समूह में ये आती थी, और माना जाता है कि यहाँ पर अधिक क्लाइमेट चेंज हुआ और बाढ़ हुई। बाढ़ की वजह से ये सारी सभ्यताएं नष्ट हो गईं। सभी जितने भी शहर थे ये नष्ट हो जाते हैं, और यहीं से हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। इसके बाद हम वैदिक पीरियड देखेंगे आप सभी के साथ। अब यहाँ से हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, यानी वैदिक सभ्यता का पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच के समय को वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और इसे 2 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला ऋग वैदिक काल, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ध्यान रखना है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के समय को ऋग वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, और
1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच के समय को पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कि 1500 बीसी में आर्यों का आगमन होता है और इन्हें मुख्यतः माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। अगर आपसे पूछा जाता है आर्य कहाँ से आए थे तो आपको आंसर करना है ये मध्य एशिया से आए थे। लेकिन अगर किसी के मत के अनुसार कहा जाए, जैसे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और अगर बात करें दयानंद सरस्वती के अनुसार तो ये तिब्बत से आए थे। तो इनके ये मत हैं और इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे तो आपको आंसर करना है ये तिब्बत से आए थे। अगर आपसे पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहाँ से आए थे तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो यहाँ तक यदि आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब हम आगे चलते हैं। ये टोटल दिया हुआ है कि जो वैदिक पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये ईस्ट की तरफ में है ना, गंजटी गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। इधर अफ़गानिस्तान तक था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक फैला हुआ था। तो ये है इसका विस्तार। अब हम आगे देखते हैं। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की थी। तो आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया था कि जो वैदिक पीरियड था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये भी आपके यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि यानी कि जो उत्तर पश्चिम में आर्यों एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता का विकास होता है और इसी सभ्यता के लोग मुख्य कार्य था कृषि एवं पशुपालन। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था तो ये कृषि करते थे और साथ में पशुपालन भी करते थे। इस सभ्यता के परिवार में पितृसत्तात्मक जो है इस समय पितृसत्तात्मक सभ्यता पाई जाती थी। अब हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वैदिक पीरियड के बारे में। अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से आपके यहाँ प्रश्न आते हैं और आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जो ऋग्वेद हैं इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं। यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। कुल मिलाकर के 4 वेद हैं। सबसे पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सभी 4 वेद हैं। इन्हें आपको याद रखना है और वेदों से प्रश्न आपके यहाँ पूछे भी जा चुके हैं। तो जो ऋग्वेद है ये सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं और 10 तो 28 सूक्त हैं। याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 10 तो 28 सूक्त हैं। सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास ने किया है। माना जाता है कि कई जगह पर लिखा हुआ है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि इनको किसी ने रचित नहीं किया है और इनका जो संकलन किया है महर्षि वेदव्यास और उनके पुत्र उग्रसवा ने मिलकर के किया है। अगर बात करें सबसे पुराना मंडल कौन कौन सा है तो 2 और 7 सबसे पुराने मंडल हैं और 8, 9 और 10 इसमें 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, नवीनतम मंडल है। इसे पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि जो मनुष्य है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है कि जो है मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में इसी में दिया गया है। नवीनतम मंडल जो सबसे अंतिम मंडल है इसमें बताया गया है। ऋग्वेद में 3 मंडलों की रचना विश्वामित्र ने, जो ऋग्मंडल का तीसरा मंडल है, इसी से गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। होप करते हैं आपने इन्हें समझ लिया होगा। तो ध्यान रखना है इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे नया मंडल 10वां मंडल है और तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। 1028 सूक्त है। जो 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों के बारे में, जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें बताया गया है कि जो मुख है, मुख से ब्राह्मण और जो कंधे हैं यहाँ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघा से शूद्र का निर्माण हुआ है। ये इसके बारे में बताया गया है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। अब हम आगे देखते हैं।
ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, अगर आपसे पूछा जाए ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में बताया गया है। हालांकि ये नदी समय विलुप्त हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी, यानी कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उपयोग किया गया है, तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उपयोग किया गया है। यानी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी सिंधु नदी। गंगा नदी का उपयोग एक बार किया गया है और यमुना नदी 3 बार उपयोग में लाई गई है ऋग्वेद में। रुद्र जो शब्द है इसका उपयोग ऋग्वेद में किया गया है, जिसे शिव का अवतार माना जाता है। रुद्र शब्द का उपयोग 3 बार किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बार किसका उपयोग किया गया है, तो पिता शब्द का उपयोग किया गया है 335 बार, और जन शब्द का उपयोग किया गया है 375 बार, और इंद्र का उपयोग कई बार पूछा गया है 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उपयोग किया गया है। कितने बार किया गया है? 250 बार इंद्र का उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। और माता का उपयोग 234 बार किया गया है। अब हम देखें वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के उच्चारणों का जो है ऋग्वेद के उच्चारण हैं उनको करता था, उसे क्या कहते थे? उसे होत्र कहा जाता था। उसे क्या कहते हैं? उसे होत्र कहते हैं। होत्र किसे कहा जाता था? वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे होत्र कहा जाता था। ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो होत्र को आपको याद रखना है। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्र कहा जाता था। अब हम देखेंगे सामवेद के बारे में संपूर्ण जानकारी। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद में ही किया गया है। इसमें सूर्य देवता की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन भी किया गया है। यानी सूर्य देवता से जुड़े हुए जो मंत्र हैं उनका संकलन भी सामवेद में किया गया है। और जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का जो है गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। तो ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं, जो सामवेद को करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं उन सभी को। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद को। यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें, इस वेद के सभी मंत्र यज्ञ में नियमों से संबंधित हैं। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो 2 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से मंत्र पढ़ता है और एक व्यक्ति जो है कहानियों की तरह मंत्र पढ़ता है, एक गायन के रूप में मंत्र पढ़ता है। तो ये जो यजुर्वेद है ये दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। धार्मिक क्रियाकलापों संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है यजुर्वेद में। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का संकलन किया गया है। तो जो आपने देखा होगा आपके यहाँ जब भी पंडित वगैरह आते हैं तो पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल लय में करते हैं, जैसे कि सॉन्ग की तरह, और कुछ मंत्रों का उच्चारण इस तरह से करते हैं जैसे कि वो कहानियाँ सुना रहे हों। तो ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और इसको याद रखना है। इसमें जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को आर्धुर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्धुर्य कहा जाता है। ये धा लिखा हुआ है, आर्धुर्य, आर्धुर्य कहा जाता है। इसे याद रखना है। होत्र किसे कहते हैं? ऋग्वेद के। उद्गाता किसे कहते हैं? सामवेद के। और आर्धुर्य कहते हैं यजुर्वेद के। अब हम इसके बाद देखेंगे अथर्ववेद से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं। जो अथर्ववेद है इसके मंत्रों में काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं का निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है। आपसे पूछा जाए आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है ना। और जादू टोना, वशीकरण, इन सभी के बारे में अथर्ववेद में जानकारी दी गई है। यह वेद सभी वेदों में सबसे नवीन है। जितने भी वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अगर पूछा जाए इन चारों में से सबसे नवीन कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इस वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। तो चारों चीज़ें याद रखनी है। होत्र कहते हैं ऋग्वेद को, उद्गाता कहते हैं सामवेद को, आर्धुर्य कहते हैं अथर्ववेद को और यजुर्वेद को, और अथर्ववेद के जो है उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। इस तरह से चारों वेदों से जुड़ी हुई जितनी जानकारियाँ थीं हमने आप सभी तक पहुँचा दिया है। यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। अब हम इसके बाद देखेंगे हिस्टोरिक पीरियड, जिसके बाद महाजनपद काल, और उसके बाद फिर जितने भी वंशावलियाँ थी जैसे मौर्यन एम्पायर, मौर्योत्तर काल, गुप्त एम्पायर, गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे।
अब हम देखेंगे हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें वैदिक सभ्यता को भी रखा जाता है। हिस्टोरिक पीरियड ऐसा समय है जब लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपने समझ लिया प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम ऐतिहासिक काल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, जिसके हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। और प्रागैतिहासिक काल में तो कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है, लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और साथ में पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1600 BC के आसपास कुल कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे और इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में किया गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जो 16 महाजनपद थे इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो अगर बात करें बौद्ध ग्रंथ में तो अंगुत्तर निकाय, और ये भी याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तो आंसर करना होता है आपको बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्मों से है। और भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। और इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि महाजनपद दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो अब हम सारे महाजनपद और उनकी राजधानियों को डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। एक एक करके आपको ध्यान से इन्हें देखते चलना है, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहला महाजनपद है, इधर महाजनपद को लिखा गया और यहाँ पर राजधानी को लिखा गया है। सबसे पहले महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे पहला महाजनपद था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा, या फिर ये कहीं कहीं चंपानेरी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। दूसरा महाजनपद था काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला है और ये इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। उसके बाद था कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछी जा चुकी है कि जो कुरु है, कुरु की जो राजधानी थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। अगली है कंबोज, कंबोज की क्या है? हाटक या फिर राजापुर। और सूर्यसेन अगर हम बात करें तो सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्यसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। उसके बाद था कोसल, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। उसके बाद आता मगध। इसके बाद हम मगध के बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होता है और इन सभी महाजनपदों को एक साथ लेकर के फिर एक बड़े साम्राज्य की नींव रखती है, और धीरे धीरे फिर पूरा भारत धीरे धीरे यूनाइट हो जाता है। फिर जो है मौर्यन एम्पायर आता है, मौर्य एम्पायर पूरे भारत को और इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद जब मौर्योत्तर काल आता है तो धीरे धीरे भारत छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से बढ़ जाता है। तो मगध की अगर हम राजधानी की बात करें तो मगध की 3 राजधानियाँ रह चुकी हैं, जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। समय समय पर जैसे जैसे शासक आए इन्होंने अपनी राजधानियों को चेंज भी किया था। उसके बाद चेदी महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसकी समतिमती, इसको सूक्तिमती भी लिखा हुआ मिलता है, ध्यान रखना है। पांचाल, पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, और वज्ज की जो राजधानी थी वो मिथिला या विदेह थी, जहाँ से माता जानकी थी। तो आपको ध्यान रखना है पंचाल की राजधानी क्या थी? पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र, और वज्ज की मिथिला या फिर विदेह थी। इसके बाद हम देखेंगे मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला है वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अस्मक की कॉटन थी। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, यानी दक्षिण भारत में एक महाजनपद था जिसका नाम था अवनति, और इसकी उज्जैनी या माहिष्मती इसकी राजधानी थी। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो है दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो उसका नाम था अवनति। उसके बाद 16वां महाजनपद है मल्ल, मल्ल की थी कुशीनगर, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। इसके बाद यहाँ पर हिंदू धर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म में धीरे धीरे काफ़ी कुरीतियाँ आती गई। उसके बाद फिर 16वीं सदी के आसपास में, 16वीं सदी BC के आसपास में एक धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है, जिसमें हम जैनिज़्म, बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, और हिंदू धर्म में 16 संप्रदाय थे, 64 संप्रदाय थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में। ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा यहाँ पर इसे हम शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन जब हम आप सभी के साथ डिटेल कोर्स करेंगे तो वहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अगर बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो ये शाक्य कुल में जन्मे थे, क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के एक क्षत्रिय थे, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इनके फाउंडर कौन है बौद्ध धर्म के, तो महात्मा बुद्ध, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, और ये भी पूछा गया कि ये किस कुल से संबंधित थे, तो महात्मा बुद्ध जी शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिताजी शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था महाभागा, और ये कौलीय वंश की थी। ध्यान रखना है किस वंश से जुड़ी हुई थी, कौलिया वंश से जुड़ी हुई थी। महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जी का निधन हो जाता है। फिर इनकी जो मौसी जी थी महाभागा की, और महाभागा जी इन्होंने इनका लालन पालन किया था। महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। आगे देखते हैं। अगर बात करें गौतम बुद्ध जी की, तो महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा। ध्यान रखना है, इनका नाम था यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल, और इनके सारथी का नाम था चन्ना। ये सभी डिटेल जानकारियाँ हैं क्योंकि यहाँ से आपके यहाँ प्रश्न आते हैं। और इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, और इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। अब हम आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उन्हें देखते हैं। महात्मा बुद्ध जी, आपने लाइट ऑफ एशिया अगर पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध जी के जन्म में ही इनको सारे सुख मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर एक दिन ये अपने राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं। वहाँ पर ये बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी देखते हैं। उसके बाद इनका हृदय द्रवित हो उठता है, और उसके बाद फिर ये गृह त्याग देते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में जब अपनी गृह को त्याग दिया, उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया, और महाज्ञान प्राप्ति के लिए ये निकल पड़े। राजगृह में इनके गुरु अलार कलाम थे। वैशाली में रुद्र कामरान पुत्र थे। इन्होंने इन गुरुओं से अपनी शिक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, इन गुरुओं के मार्गदर्शन पर नहीं चल सके। उसके बाद क्या होता है, 6 वर्षों की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे ये कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, तो आपको आंसर करना होता है निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसे क्या कहा गया, निर्माण कहा गया। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने गए महात्मा बुद्ध जी। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, इन्होंने सारनाथ वाराणसी में अपना पहला जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये जो सभी टर्म हैं ये पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है कि पहला उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने दिया। निर्माण क्या है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाभिनिष्क्रमण क्या है, यहाँ से महात्मा बुद्ध जी ने अपने गृह त्याग दिया था। इसके बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि जो है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। इन्होंने 3 सत्य दिए थे, बुद्धम, संघम और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, इस चीज़ को याद रखना है। जैन धर्म में भी ऐसे ही 3 सत्य दिए गए थे, तो उनको भी याद रखना है। पहले इससे ध्यान रखना है आपको। ये जो संघ बनाया गया था, इसमें शामिल होने के लिए कम से कम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध संघ की जो गणपूर थी, इसमें 20 सदस्यों को शामिल किया गया था। इसमें 2 शूद्र थे, तपस्सु और मल्लूक, या फिर इन्हें कल्लिका कहा जाता था। और इनकी जो महिला शिष्य थी, जो गौतमी, इनकी जो मौसी थी, या फिर महाप्रजापति गौतमी जी सबसे पहली महिला थी जो इसमें शामिल हुई थी। इनके जो प्रसिद्ध शिष्य था उनका नाम था आनंद। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, आनंद थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में और पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए, और कहाँ पर दिए हैं, श्रावस्ती में। जीवन के अंतिम दिन कुशीनगर में पहुँचे, और अपना जो है अंतिम उपदेश जो था वो सुभज्ज को दिया था।
कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी एक दिन भिक्षा के लिए जाते हैं और एक व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं और उसके यहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं, तो उसके पास कुछ नहीं होता, तो उसने सूकर का मांस महात्मा बुद्ध जी को परस दिया और उसके बाद फिर उन्हें अतिसार हो जाता है और वहीं पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्होंने इतना अंतिम उपदेश सुभक्त या सुधर्मण को दिया था। कहीं कहीं ये सुधर्मण लिखा हुआ मिलेगा, आपको याद रखना है। तो 483 बीसी में कुशीनगर हिरण्य नदी के किनारे अतिसार होने की वजह से महात्मा बुद्ध जी महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो एक बार सभी घटनाओं को रिवाइज कर लेंगे। महाभिनिष्क्रमण, जहाँ से महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया। निर्वाण क्या था, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और धर्मचक्र परिवर्तन क्या हुआ था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और महापरिनिर्वाण क्या है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें हम प्रथम बौद्ध महासंगति 483 महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के बाद ही पहली बौद्ध संगति होती है। राजगृह में, कहाँ पर होती है, राजगृह में होती है। और आजाद शत्रु था उस समय राजा था और चेयरमैन इस समय कौन थे, महाकश्यप थे। और जो हर्यक डायनेस्टी थी यानी कि हर्यक वंश था, उसके जो राजा थे आजाद शत्रु उस समय इसके अध्यक्ष थे। आजाद शत्रु के समय में ये जो है पहली बौद्ध संगति कंडक्ट की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं। और यहीं पर क्या होता है, जो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की जाती है पहली बौद्ध संगति में। यह भी आपसे पूछा गया है कि पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की जाती है। अगर बात की जाए सुत्त पिटक में क्या दिया है, तो महात्मा बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं उन्हें सुत्त पिटक में लिखा गया है और बौद्ध संघ के जो नियम है उन्हें विनय पिटक में लिखा गया है। अब देखते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली में हुई थी और उस समय राजा थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। और चेयरपर्सन यानी कि जो अध्यक्ष थे उनका नाम था साबाकामी या फिर सर्वकामी भी कहा जाता है। यहाँ पर फॉलोअर यानी कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, स्थावीर और महासंघीय। इन दो भागों में द्वितीय बौद्ध संगति में डिवाइड हो जाते हैं और ये 383 बीसी में होती है। 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, वैशाली में होती है और इसमें राजा होते हैं कालाशोक। ध्यान रखना है, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, कालाशोक के समय में। और ये कालाशोक किस वंश के राजा थे, तो ये शिशुनाग वंश के राजा थे। उसके बाद यहाँ पर चेयरपर्सन साबाकामी होते हैं और ये दो भागों में बढ़ जाता है, स्थवीर और महासंगीर, दो भागों में। उसके बाद हम तृतीय बौद्ध संगति देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है और अशोक के समय होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति है। ये कब होती है, तृतीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र में होती है और अशोक इस समय मौर्य वंश के राजा थे। और यहाँ पर चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस्य थे। और बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसे बोलते हैं अभिधम्म पिटक। सबसे दो पिटक तो शुरुआत में जोड़ दिए गए थे, उसके बाद तीसरा पिटक जोड़ा गया तीसरी बौद्ध संगति में जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो ये सभी तीसरी बौद्ध संगति थी। इसके बाद हम देखेंगे चौथी बौद्ध संगति, क्योंकि संगतियों से प्रश्न आपके यहाँ लगातार पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आपको आंसर करना है। सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी यह हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में और तीसरी हुई थी पटना यानी पाटलिपुत्र में। अगर राजा की बात करें तो पहले में थे अजातशत्रु, दूसरे में थे कालाशोक और तीसरे में थे अशोक। तो ये सभी राजाओं के नाम याद रखने, अध्यक्ष के नाम भी आपको याद रखना और प्लेस के नाम जरूर याद रखना है। अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षु है ना, अशोक के समकालीन बहुत से बौद्ध भिक्षु थे जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कदम उठाए और बहुत सारे यात्रियों को बाहर भेजा। संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ऐसे काम बहुत सारे अशोक ने किए थे। अब हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। ये 78 AD से 81 AD के बीच में हुई थी और इस समय ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान रखना है। और इस समय राजा थे कनिष्क। इस समय राजा कौन थे, कनिष्क थे। चेयरमैन जो थे वसुमित्र थे, वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। और बौद्ध धर्म दो समाजों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो ध्यान रखना है, हीनयान और महायान में कब बढ़ जाता है, तो चौथी बौद्ध संगति में ये बढ़ जाता है। हीनयान क्या थे, हीनयान वे लोग जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। जो हीनयान को मानने वाले लोग थे
ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता है। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें महायान की, तो ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और ये इनके 4 तीर्थ स्थल हैं, बाकी सभी नीचे दिए गए हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। यदि यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें अगर, तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए थे और इसमें जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, भरत, गोमटेश्वर। जो गोमटेश्वर थे इनके बारे में कहा जाता है इनमें 200 हाथियों के बराबर बल था। और जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ और जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। तो पहले तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाता है तो ऋषभदेव, और 23वें बेसिकली यही पूछे जाते हैं पहले और उसके बाद फिर 23वें और 24वें सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 23वें तीर्थकर जो थे इनकी मृत्यु संवेद पर्वत पर हुई थी और 100 वर्षों की उम्र में इन्होंने 4 व्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन सभी को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय और सबसे पहले देखेंगे सत्य। सत्य का मतलब था हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा नहीं करना है। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ का संग्रहण नहीं करना है। तो ये 4 सत्य किसने दिए थे? तो ये दिए थे पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी। अब हम देखेंगे स्वामी महावीर स्वामी के बारे में, और यहीं से सबसे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे अंतिम तीर्थकर थे स्वामी महावीर। 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में महात्मा जो है स्वामी महावीर स्वामी का जन्म होता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। माता जी का नाम था त्रिशला। आपको ध्यान रखना है, त्रिशला। माता जी का नाम था त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा पत्नी का नाम था यशोदा। और महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा। ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पुत्री का नाम था अडोज्य प्रियदर्शिनी। अडोज्य प्रियदर्शिनी। और दामाद का नाम था जामाली। तीस वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग दिया था। इनकी सबसे पहली मुलाकात मक्खली गोशाल से हुई थी, जो आजीवक संप्रदाय से जुड़ाव रखते थे। भाग्यवादी धर्म नाम व्यक्ति से इनकी हुई थी। उसके बाद भी क्या होता है, 12 वर्षों की तपस्या के बाद वर्धमान जी को, यानी वर्धमान महावीर स्वामी को, जम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये कैवल्य, कैवलिन, जिन और निग्रंथ कहलाए। ध्यान रखना है, इनको क्या क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब होता है केवलिन। और जिन कहा गया, निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कि बंधन से मुक्त हो चुके थे। अगर बात करें इनके प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य जो इनके दामाद थे और प्रथम विरोधी भी थे, तो प्रथम शिष्य इनके कौन थे? जामाली। प्रथम शिष्य थे जामाली। जामाली इनके प्रथम शिष्य थे। और महिलाओं में इनकी पहली शिष्या थी चंदना। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने 11 शिष्यों की नियुक्ति की थी, जिन्हें 11 गणधर मगध में इन्होंने नियुक्त किए थे। आर्य सुधर्मण महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने पर इकलौता गणधर, जो सुधर्मण थे, इकलौते गणधर बचे थे और इन्होंने फिर इसके जो है जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। आर्य सुधर्मण पहले चेयरमैन थे और जिन्हें जो है चेयरमैन ऑफ द जॉइन यूनियन के रूप में जाना जाता है। 468 बीसी में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हो जाती है और 300 बीसी में मगध, स्थूलभद्र, श्वेतांबर और
भद्रबाहु और दिगंबर। यहाँ पर क्या होता है कि ये दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बढ़ जाता है जैन धर्म। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संघ जो है, पहली जैन संगति होती है पाटलिपुत्र में होती है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जैन संगतियाँ, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होती है और चेयरमैन होते हैं सुभद्रण, ये जो है इसके चेयरमैन होते हैं। जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं, ये महावीर की शिक्षाओं को मानते थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थकर जो थे मल्लिनाथ एक सती थे। अगर हम बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते थे, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे और ये उन्हें अविवाहित मानते थे, लेकिन इनके अनुसार वो एक पुरुष थे। इनके अनुसार वो एक पुरुष थे। अब हम देखते हैं दूसरी जो है जैन संगति जो हुई थी, तो दूसरी जैन संगति के बारे में देख लेते हैं। जो सेकंड जैन संगति थी 513 एडी में हुई थी, यानी कि 513 ईस्वी में हुई थी और कहाँ से, वल्लभी गुजरात में हुई थी और इस समय चेयरमैन थे देवार्धि क्षमा शर्मण। इसी संगति के दौरान जैन धर्म की जो शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। इन ग्रंथों को क्या गया था, आगम ग्रंथ कहा गया था। आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि जो आगम ग्रंथ है इनका संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं आगम ग्रंथ। इसके बाद हमने जो है धार्मिक आंदोलन आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मगध का उत्कर्ष डिस्कस करेंगे। यहाँ से जितने भी राजा हुए हैं उन सभी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश, ये 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, मगध में। तो इनकी जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी और इनकी स्थापना बिंबसार ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबसार याद रखिएगा, बिंदुसार नहीं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बिंबसार और बिंदुसार में। अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि जो है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर करना है बिंबिसार ने। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जो गौतम बुद्ध जी थे उनके समकालीन थे बिंबिसार। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया था और जो बिंबिसार थे इन्होंने कोसला देवी से विवाह किया। इसने जो बिंबिसार थे इन्होंने अपने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने आसपास के राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था। महाप्रजापति जो महाराज प्रसेनजित की बहन से इन्होंने विवाह किया और दहेज में इन्हें काशी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से देखते हैं आप, धीरे धीरे मगध का विस्तार होता जाएगा और मगध सभी जितने महाजनपद थे उनको धीरे धीरे अपने आप में कैप्चर करता हुआ चला जाएगा। इनकी जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था चेलना और लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, यानी कि इन्होंने लिच्छवी से संबंध स्थापित किए और उसके बाद काशी भी इनको दहेज में मिल जाता है और इन्होंने कोसला देवी से भी विवाह किया था, यानी कि इन्होंने 3 विवाह किए थे बिंबिसार ने। इसके बाद क्या होता है, इनके यहाँ एक राज्यवैद्य था जिसका नाम था जीवक। आपसे ये बहुत बार पूछा गया है कि जीवक किसका राज्यवैद्य था, तो आपको आंसर करना था जो जीवक थे ये किसके राज्यवैद्य थे, तो ये बिंबिसार के राज्यवैद्य थे जीवक। आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है कि इनका एक राज्यवैद्य था जिसका नाम था जीवक और इसने जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए, उनको वो पीलिया से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए ये भेजता है। लेकिन अंत में क्या होता है, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और मगध का अगला शासक कौन बनता है, अजातशत्रु। तो 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक अजातशत्रु जो है मगध का राजा होता है, हर्यक वंश का अगला राजा होता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि महावीर स्वामी 468 तथा गौतम बुद्ध 483 दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन दोनों लोगों की मृत्यु जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। किस समय, अजातशत्रु। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं
कि जो बिंबिसार था उसके समकालीन थे महावीर स्वामी भी और गौतम बुद्ध भी। किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन थे। अब हम चलते हैं आगे। यदि आप सभी को हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो आप हमारी इस लेक्चर को अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आप सभी के लिए और ऐसे ही वीडियो बना सकें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप सभी तक पहुंच सकें। यदि आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, आप जीएस के सेक्शन में यकीन मानिए बेस्ट से आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले शासक के बारे में, जो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु ने क्या किया था? वज्र संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके इसको मगध में मिला लिया। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, इसका आयोजन अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। 483 में जो पहली बौद्ध संगति होती है, किसके समय में होती है? तो अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु ने ही 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिनको बोलते हैं रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। जिन्होंने वे बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें ज़रूर देखा होगा कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का यूज़ किया गया था। तो ये वहीं से है। सबसे पहले इसको किसने यूज़ किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किसका यूज़ किया था? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक का। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, आपको याद रखना है इसे। इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने कर दी थी और मगध का अगला राजा बनता है उदयन। तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अब हम देखेंगे उदयन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को। जो उदयन थे, इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम इन्होंने पाटलिपुत्र रखा था। यही बाद में क्या होता है? पटना के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पटना की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। और इसने अपनी राजधानी भी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में। उसके बाद आता है अनिरुद्ध, उसके बाद आता है नागदशक, और शिशुनाग ने इसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस तरह से हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। होप करते हैं आपने यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, और इसने अवंती पर आक्रमण करके जो प्रद्योत वंश के अंतिम राजा थे उसको मगध में उनको हराया और अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। तो याद रखना है एक पॉइंट यहाँ से कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित की थी, जबकि उदयन ने क्या किया था? अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। इसका जो उत्तराधिकारी होता है कालाशोक होता है, और 383 बीसी में इसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 बीसी में, वो किसके समय में हुई थी? तो कालाशोक के समय में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप सभी के साथ सिर्फ वही प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। इस वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन था, और इसकी हत्या के बाद फिर जो है महापद्म नंद ने नंदवर्धन की हत्या कर दी, और उसके बाद फिर नंद वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है आपको। हमने हर्यक वंश को आपके साथ डिस्कस कर लिया, शिशुनाग वंश को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे नंद वंश। नंद वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। जो नंद वंश था 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी के बीच में नंद वंश ने शासन किया था मगध पर। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और इन्होंने नंदवर्धन की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम एवं महान शासक या 8वां पुत्र था, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद का नाम आपने जरूर सुना होगा। 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। उस समय भारत में नंद वंश का शासन चल रहा होता है, और घनानंद की हत्या के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की थी। तो जो घनानंद होता है, घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। उसके बाद यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर घनानंद का शासन चल रहा था, इसी समय कई विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन भारत में इतना मजबूत सत्ता थी
तो जो विदेशी आक्रांता थे वो भारत पे आक्रमण नहीं कर पाए थे। जैसे चंद्रगुप्त का आक्रमण होता है जिसमें राजा पोरस के साथ काफ़ी उनका युद्ध होता है और वहाँ से वो उनको लगता है कि भारतीय जो शासक थे बहुत ही बलिष्ठ और बलशाली हुआ करते थे। अगर हम बात करें भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। अश्विनी वंश के जो संस्थापक थे साइरस, उनके द्वारा किया गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पहला विदेशी आक्रमण था। डेरियस सबसे पहला सफल आक्रमण किया था जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और 518 बीसी में इसने 2 स्तंभ से इनकी जानकारी मिलती है जिसको बोलते हैं वेहिस्तून अभिलेख, यहाँ से भी जानकारी मिलती है, और रस के रुस्तम अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से जो साइरस प्रथम या दारा प्रथम ने आक्रमण किया था इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला आक्रमण किसने की थी तो पर्शियन आक्रमण या फिर ईरान आक्रमण होता है भारत पर। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इस आक्रमण के बाद भारत एवं ईरान के बीच में व्यापार शुरू हो जाता है और भारत में खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है। भारत में जो खरोष्ठी लिपि है उसके बारे में जानकारी मिलती है और इस आक्रमण के बाद भारत में यहाँ पर खरोष्ठी होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है और आमरेख लिपि का भी जन्म होता है। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर के ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो दारा तृतीय था। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहला सफल आक्रमण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा होता है तो दारा प्रथम ने ईरानी आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरे जो विदेशी आक्रांता थे वो यूनानी थे। यूनानियों में जो सिकंदर था विश्व विजय का सपना लेकर के भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था तो आपका आंसर होना चाहिए दारा प्रथम। दारा प्रथम कौन था? एक ईरानी था। अब हम देखेंगे दूसरा विदेशी आक्रमण। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था। मकदूनिया का शासक फिलिप था और उसके जो सिकंदर उसका ही पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीतने का एक सपना लेकर के जो है सिकंदर निकलता है और भारत में प्रवेश करने के लिए इसने 3री शताब्दी बीसी में संपूर्ण ईरान का विनाश कर दिया था और दारा तृतीय को हराकर अश्विनी वंश का अंत कर दिया था। तो इसी ने दारा तृतीय को हराया था। तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जब तक्षशिला में सिकंदर आता है वहाँ पर आम्बी नाम का जो राजा होता है सिकंदर की सेना को देख करके जो है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन क्या होता है 326 बीसी में वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध होता है और इसमें सिकंदर और राजा पोरस के मध्य काफ़ी अच्छे से युद्ध होता है और काफ़ी फाइट देते हैं राजा पोरस। इसे क्या बोला जाता है? वितस्ता या हाइडेन स्पीच का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, आपको इसे याद रखना है। वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो आपको आंसर करना है वितस्ता का युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। और किस जो है सिकंदर ने पोरस को अंत में पराजित कर दिया था। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की थी, विजयनगर जिसे निकैया कहा था उसने और बुफिला। इन 2 शहरों की स्थापना की थी। निकैया और बुफिला के नाम से सिकंदर ने 2 शहरों की स्थापना की थी। आपको ये ज़रूर याद रखना है 326 बीसी में वितस्ता या हाइडेन स्पीच का युद्ध होता है राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच में। आगे देखते हैं हम 325 बीसी में तबीयत खराब होने से यह भारत से लौट गया और बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था विदेशी आक्रमण जिसमें सिकंदर के बारे में हमने डिस्कस किया, ईरानी आक्रमण डिस्कस किया। इससे पहले जो है नंदवंश और नंदवंश से पहले आप सभी के साथ शिशुनाग वंश से भी पहले हर्यक वंश हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं मौर्य वंश की ओर। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। जो मौर्य वंश के पुरातात्विक स्रोत हैं उन सभी के बारे में सबसे पहले देखेंगे।
जैसे अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख यह भारत के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक हैं। सबसे पुराने अभिलेख अगर पूछा जाए तो अशोक के सबसे पुराने अभिलेख हैं, जिन्हें खरोष्टी एवं ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले इन्हें पढ़ा था। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। आप देखेंगे अशोक के जो है 14 शिलालेख थे, इनसे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जो सबसे पहला शिलालेख था, सबसे पहला जो शिलालेख था, इसमें बताया गया था संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, पशु बलि पर प्रतिबंध और वन्य जीव संरक्षण, 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी पहले शिलालेख में। यानी कि इसमें कहा गया था संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, पशु बलि पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई थी और वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात की गई थी। पहला अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, आपको याद रखना है। जो दूसरा अभिलेख था, इसमें बताया गया था जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम मानव एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया था। अब हम देखते हैं तीसरा शिलालेख। शिलालेखों को आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार आए हुए हैं। जो तीसरा शिलालेख था, अगर हम बात करें तीसरे शिलालेख की, तो ब्राह्मणों को समायान एवं महात्माओं की नियुक्ति, और 5वां जो शिलालेख था इसमें धर्मोत्यों की नियुक्ति, जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनकी नियुक्ति। और 7वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, ये 7वें शिलालेख में बताया गया था। 11 नंबर का जो शिलालेख था अशोक के धर्म विजयों का उल्लेख था इसमें। और जो 13वां शिलालेख था इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो आपको कलिंग युद्ध का जो उल्लेख जिसमें किया गया है, 13वां शिलालेख याद रखना है, पहला शिलालेख याद रखना है, दूसरा भी याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई थी। ये सभी अशोक के 14 शिलालेख थे। यहाँ से भी आपके यहाँ प्रश्न आए हुए हैं। अब हम देखेंगे अशोक के जो 7 स्तंभ लेख थे। शिलालेख क्या होते हैं? जो पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों में लिखे जाते हैं, और स्तंभ के रूप में जो लिखे जाते हैं वो स्तंभ लेख होते हैं। अलग अलग जगहों से ये स्तंभ लेख मिले हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है टोपरा स्तंभ लेख। ये अंबाला से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में है। दूसरा मेरठ स्तंभ लेख, ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये मेरठ से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में ये दिल्ली में है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में इलाहाबाद के 3 शासकों से संबंधित है। इसमें अशोक ने लिखवा रखा है। समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त और जहांगीर, इन सभी ने अपनी विजयों का उल्लेख इसमें किया है। अगर हम बात करें सांची का स्तूप, अब ये नष्ट हो चुका है। और सारनाथ का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी स्तंभ लेख से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। अगला शिलालेख है लरियानगढ़ स्तंभ, यह बिहार के चंपारण राज्य में स्थित है। और रामपुरवा स्तंभ, यह भी चंपारण में स्थित है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड और उनकी विजय, उनकी उपलब्धियां और चंद्रगुप्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर टाइम पीरियड की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, तो 323 BC से लेकर के 298 BC तक, 323 BC से लेकर के 323 BC से लेकर के 298 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और यूनानी शासकों ने इसे सेंड्रोकोट्स कहा था। यूनानी शासकों ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। तो आपसे कई बार पूछा गया है सेंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। घनानंद की मृत्यु के बाद मगध का राजा बनता है, मगध की गद्दी पर बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और घनानंद की मृत्यु विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, उनकी मदद से घनानंद की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठते हैं और ये भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, भारत के प्रथम अखिल भारतीय राजा बनते हैं। और मगर भारत का पहला सम्राट अगर आपसे पूछा जाए तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, गिसार पर्वत और सौराष्ट्र का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र यानी गुजरात में इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और गिसार पर्वत पर।
305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। फिर उसके बाद जो है एक संधि होती है, और इस संधि में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेराट और जैडोसिया इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। 305 जो है बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है, जिसमें काबुल, कांधार, हेरात और जैडोसिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है, और हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीस। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि जो है मेगास्थनीस किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसने भेजा था, तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो 500 हाथियों को जो है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिया था। 300 एडी में इसने पाटलिपुत्र में जैन संगति का आयोजन कराया था, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट जाते हैं। जैन संगति में 2 भाग में बंट जाते हैं, पहले होते हैं श्वेतांबर, दूसरे होते हैं दिगंबर। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में द्वितीय जो है जैन संगति होती है। 300 एडी में यह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। 300 एडी में क्या होता है, भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, और यहीं संलेखना एवं संथारा प्रवृत्ति के माध्यम से अपना जो है जीवन का त्याग करते हैं। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो संथारा और संलेखना विधि हैं ये किससे जुड़ी हैं, तो जैन धर्म से जुड़ी हैं। संलेखना एवं संथारा पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ये भूखे रह करके जीवन का त्याग करना होता है। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। इनका बेटा बिंदुसार राजा बनता है। ध्यान रखना है बिंदुसार और बिंबिसार में काफ़ी अंतर है। तो ये हैं बिंदुसार। 298 बीसी से लेकर के 272 बीसी के बीच में राज्य करते हैं। इसे सिंधसेन अभिघात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, सिंधसेन और अभिघात। इसकी 16 पत्नियां थीं। इसमें सबसे प्रिय धर्मा, यहाँ पर देखेंगे इसकी सबसे प्रिय धर्मा थी, जिसे सुभद्रागी कहा जाता था, और 101 पुत्र थे। बड़ा बेटा सुसीम था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ध्यान रखना है, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। केवल तिस्य को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना दिया था। सुसीम तक्षशिला का और अशोक उज्जैन का राजा था। अशोक कहाँ का राजा था, उस समय उज्जैन का राजा था। और तक्षशिला में कीचक का विद्रोह हुआ था। उसी को दबाने के लिए बिंदुसार ने इसे भेजा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, उसके बाद दूसरी बार इन्होंने अशोक को भेजा। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, डायमेकस और डायनेसियस। तो डायमेकस जो था वो सीरिया से आया था, और डायोनीसियस जो आया था ये मिस्र से आया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन से राजदूत आए हुए थे, तो डायमेकस और डायोनीसियस। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और अशोक को राधा मुक्त की मदद से 99 भाइयों की हत्या के बाद मगध का शासन करने के लिए अशोक 259 से लेकर के 232 तक राज्य करता है। अब हम देखेंगे अशोक के बारे में। सबसे प्रतापी राजा होते हैं, और इनके बारे में सबसे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके यहाँ। अशोक 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक जो है शासन करते हैं, और इनके बारे में जानकारी मास्की अभिलेख से मिलती है, जो अशोक वर्धन के नाम से, और गुर्जरा अभिलेख जिसमें इनका नाम लिखा गया है 2 देव नाम प्रिय। ठीक है, 2 देव नाम प्रिय दस्यु भी इन्हें कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है देव नाम प्रिय किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है अशोक, और अशोक वर्धन भी इन्हें कहते हैं, और देव नाम प्रिय दस्यु भी इन्हें कहा जाता है। अपना प्रथम विवाह महादेवी उज्जैन की जो राजकुमारी थी उनके साथ इन्होंने किया था, तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रथम विवाह इन्होंने महादेवी और उज्जैन की जो राजकुमारी थी उनके साथ इन्होंने किया था। इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने संघमित्रा को और
जो है श्रीलंका भेजा था। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया था। इन्होंने दूसरा विवाह किससे किया था? कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया था। लारुवाकी से जो दूसरा पुत्र हुआ कुशाल के नाम से उसे जानते हैं। कुशाल का पुत्र अशोक का पौत्र दशरथ था। अंत में आपके बारे में अभी दशरथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कुशाल का पुत्र था अशोक का पौत्र दशरथ था। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसल हुआ करती थी। इस युद्ध का कारण हाथी प्राप्ति था। हाथियों की वजह से ये युद्ध हुआ था। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। और इस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। जो कलिंग युद्ध है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसे खारवेल ने लिखवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। इसे खारवेल ने लिखवाया था और ये चेद वंश का सबसे महान राजा था। याद रखना आपको, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये खारवेल ने लिखवाया था और ये चेद वंश का सबसे महान राजा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो अशोक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपको आंसर करना है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। बौद्ध धर्म की शिक्षा मोगल पुत्तिस्य और उपगुप्त ने इन्हें दी थी। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की और इस शासन के दौरान 20 वर्ष यहाँ जो लुम्बिनी को इन्होंने 20 वर्ष के लिए करमुक्त कर दिया था। तो लुम्बिनी को 20 वर्ष के लिए करमुक्त कर दिया था अशोक ने। एक बार ये भी प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष इन्होंने जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो कलिंग युद्ध के बाद अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। उसके बाद इन्होंने करमुक्त कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। इसका जो उल्लेख है रोमन देय अभिलेख से मिलता है और जो रोमन देय अभिलेख है ये कहाँ पर है? लुम्बिनी में स्थित है। सबसे छोटा अभिलेख भी है, तो याद रखना है। अशोक ने वितस्ता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नाम के शहर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में है। अब इसने अपने शासनकाल में पशु बलि पर काफ़ी निषेध लगाया, यानी पशु बलि को बैन कर दिया था। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आपको आंसर करना है अशोक। और पशु बलि पर निषेध करने वाला प्रथम शासक भी यही था। अपने शासनकाल में अशोक ने सांची का स्तूप, जो इंडियाज़ बिगेस्ट स्तूप है ना, और इंदौर का जो धार्मिक स्तूप है, इनकी स्थापना की थी। 251 बीसी में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया था, जिसमें बौद्ध धर्म में 3 पिटक में से तीसरा पिटक जोड़ दिया गया था, जिसका नाम था अभिधम पिटक। तो ये भी अशोक के समय में हुआ था। आगे देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दे दी थी। अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म के लिए जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनके लिए गुफाएं बनवाई थी और उन्हें आजीवकों को दान में दे दी थी। शैव धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, इन सभी का जो धर्म सहिष्णु राजा कहा जा सकता है। इसका उत्तराधिकारी जो पुत्र था कुशाल, उसके बाद फिर इसका पौत्र दशरथ हुए और मौर्य वंश का अंतिम राजा होता था बृहदत्त, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करने के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी मौर्य काल के बारे में। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। यहाँ तक यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन सभी वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। कंटेंट तैयार करना, उसके बाद फिर वीडियो को तैयार करना। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में पहली डायनेस्टी यानी पहला वंश है शुंग वंश, और शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण वंश था और इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, है ना। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84 स्तूप को ध्वंस कर दिया था। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया,
जो कि पतंजलि, महाभाष्य की रचना व संस्कृत व्याकरण योग की शुरुआत के द्वारा जाना जाता है। तो जो पतंजलि थे किसके यहाँ रहते थे? इसी के यहाँ रहते थे और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि विदिशा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था और ये कहाँ पर है? एमपी में। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र शुंग हुआ। इसकी जानकारी हमें जो मालविकाग्निमित्रम है, यहाँ जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है और ये गुप्त पीरियड के टाइम की, ध्यान रखना है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। जो अग्निमित्र था इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षित किया था। इसी ने सांची का स्तूप को की मरम्मत कराई थी। सांची के स्तूप की मरम्मत कराई थी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी याद रखना है, अग्निमित्र के बारे में, उसके बाद देवभूति इसका अंतिम शासक होता है। इसके बाद आता है कांडवंश। कांडवंश 72 बीसी से लेकर 28 बीसी के बीच में जो है भारत में आता है। उसके फाउंडर यानी कि इसके जो संस्थापक थे, इनका नाम था वासुदेव और इनके पुत्र का नाम था सुशर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंध्र सातवाहन वंश 28 बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी तक चला। इसके बाद आता है फिर आंध्र सातवाहन वंश। कांडवंश से सिर्फ आपको इसके संस्थापक का नाम याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ नहीं हैं। तो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। 72 बीसी से लेकर के 28 बीसी तक के बीच के समय को कर्ण वंश के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश। ये 28 बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड में बहुत ही लंबा पीरियड है। अगर एंसेंट हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे लंबा पीरियड ही है आंध्र सातवाहन वंश होगा। लगभग 300 वर्षों तक शासन था आंध्र सातवाहन का। इनकी कैपिटल सबसे पहले प्रतिष्ठानपुर जो कि महाराष्ट्र में थी और इनके संस्थापक का नाम था सिमुक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सबसे प्रतापी राजा कौन था? सतकर्णी प्रथम। आंध्र सातवाहन में आपने पढ़ा होगा गौतमीपुत्र, सतकर्णी, तो ये सभी सातवाहन वंश के राजा थे। और दूसरा था हाल। इन दोनों राजाओं का नाम याद रखना है आपको। इस वंश का सबसे महान राजा 23वें राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी था। आगे चलते इनसे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं सिर्फ उन पे फोकस करेंगे। इसी ने भारत में जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। अगर आपसे पूछा जाता है शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आंध्र सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ये प्रथम ऐसे शासक थे। और इसके ब्राह्मणों को भूमि दान शुरू किया था। भूमि दान देना स्टार्ट किसने किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। और इसी के नाम से पहले माता का नाम लिखने की प्रथा स्टार्ट हुई। यानी कि सबसे पहले माता का नाम लिखने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई? तो सातवाहन वंश के राजाओं के समय में ये स्टार्ट हुई। ये भारत का तीसरा चक्रवर्ती राजा था। और इसका जो उत्तराधिकारी पुत्र जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसका नाम था विश्वपति पुलवामी। विश्वपति पुलवामी के नाम से जानते हैं। इसे आंध्र सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण पर भी आक्रमण किया। आंध्र क्षेत्र पर पूरा अधिकार कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक था पुलवामी तृतीय। तो आपको आंध्र सातवाहन से इतनी चीज़ें याद रखी हैं। शीशे के सिक्के किसने चलवाए, भूमि दान शुरू किया और माता का नाम लिखना स्टार्ट किया। तो ये सभी चीज़ें आंध्र सातवाहन से कई बार पूछी गई हैं। तो आप यदि इतने पॉइंट याद रख लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं मौर्योत्तर काल। सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जो है आक्रमण किया था यूनानियों ने। ठीक है, फाउंडर कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। इसकी कैपिटल थी सकाल जो कि सिंध में थी। और इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर था मिलिंद के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। यह इतिहास का प्रथम शासक था जिसने भारत में स्वर्ण के सिक्के चलने का प्रचलन। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे भारत में। आपसे ये प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले
सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो इंडो ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे। इसने भारत में बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ इसका एक संवाद हुआ था, तो मिलिंद संवाद के नाम से उसे जानते हैं। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें मिलिंद संवाद के बारे में डिटेल में नागसेन और मिलिंद के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे शक राजा हुए थे, ये कहाँ से आए थे? तो ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। इनकी टोटल 5 शाखाएं भारत में आई थी। जो शक थी उनकी टोटल 5 शाखाएं आई थी। एक कश्मीर रीजन में, तक्षशिला रीजन में, मथुरा रीजन में, उज्जैन और दक्कन वाले रीजन में ये फैले हुए थे। टोटल 5 शाखाओं में शक आए थे और ये कहाँ से आए हुए थे? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया के जो है निवासी थे ये। इस वंश का सबसे महान जो शासक था वो रुद्रदामन था, जो उज्जैन का राजा था जो है रुद्रदामन। इसने जूनागढ़ का अभिलेख भी लिखवाया है और संस्कृत भाषा में इसे लिखवाया था। और सबसे अंतिम जो राजा था उसका था रुद्रसेन थर्ड। जो शक थे इनका सबसे अंतिम राजा था रुद्रसेन थर्ड। इनकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी और भारत में शकों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो याद रखना है, शक को सिर्फ इतना याद रखना है शकों से ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। टोटल 5 भागों में आए थे। कहाँ कहाँ? कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन के रीजन में। सबसे महान शासक कौन था? रुद्रदामन था। और अंतिम शासक कौन था? रुद्रसेन थर्ड। और शकों को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर दिया था, जिसमें आपने ध्रुवस्वामिनी वाली स्टोरी पढ़ी होगी। जो रामगुप्त नाम का राजा होता है अपनी पत्नी को शकों को देने की बात करता है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और उन सभी को ख़त्म करता है, यहीं से शकों का विनाश कर देता है। उसके बाद फिर शक धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश से भी प्रश्न आए हुए हैं, तो कुषाण वंश को आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर हम बात करें इस वंश की, तो इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था और इस वंश का अंत कश्मीर ने 78 एडी में शक संवत चलाया था। जो है 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने शुरुआत की थी। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था कनिष्क ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये इतिहास का प्रथम शासक था जिसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो इंडो ग्रीक ने। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। अगर पूछा जाए सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। और इसने सिक्कों पर तिथियां तथा शासकों के नाम छपवाने की प्रथा शुरू की थी। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश में सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क था। और 78 ईस्वी में इसने शक संवत स्टार्ट किया, ये भी पूछा गया है। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 78 ईस्वी में। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इतिहास में जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की अगर बात की जाए तो कनिष्क ने चलवाए थे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। और सिक्कों पर तिथियां लिखवाने का जो प्रचलन है कनिष्क के समय से शुरू हुआ था। इतने पॉइंट आपको कनिष्क से याद रखने हैं। इस तरह से हमने शुरुआत से आप सभी के साथ डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री काल, उसके बाद फिर लगातार आप सभी के साथ इतिहास हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, जिसमें हम गुप्त पीरियड से आगे संपूर्ण हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आप सभी को बताया कि जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कस किया, जिसमें सभी हड़प्पा के सिविलाइजेशन जितने थे उन सभी को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने मगध का उत्कर्ष देखा। मगध के उत्कर्ष में सभी जितने स्टेट थे उन सभी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने के बाद जैसे सभी जितने वंश थे उन सभी को डिस्कस किया, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल। अब इसके बाद हम
आने वाली अगली वीडियो में गुप्त काल से स्टार्ट करेंगे, पूरा गुप्त काल देखेंगे। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल देखेंगे, उसके बाद जितनी इसकी संस्कृतियाँ थीं उन सभी को देखेंगे। इस तरह से आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका जो MCQ है आप सभी को कल शाम को मिलेगा। कल शाम को आपको 7:30 से लेकर के 9:30 तक के बीच में आपको इसके लगभग 100 से 150 प्रश्न आप सभी के साथ हम करेंगे और इसमें आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।